गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज हमारे 10th क्लास मैथ के ये क्लास है जिसमें हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर की हम एक क्लास ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने ये समझा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, थोड़ा इनकी बेसिक बातें करी थी हमने वहाँ पे, और साथ में हमने प्रतिस्थापन विधि भी शुरू किया था, जिसका हमने एक क्वेश्चन वहाँ पे देखा था। ठीक है, तो इसी के साथ हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि प्रतिस्थापन विधि से हमें सोल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास ये दो समीकरण दी जा रही हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है? देखो यहाँ पे कितने चर आए हैं आपके, x और y। यहाँ भी x और y दो चर हैं। ठीक है, तो ये समीकरण कैसा हो गया आपका? दो चर वाला। और साथ में जितने भी आपके चर आए हैं, इन सब की घातें कितनी हैं? एक एक। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ठीक है, और जिन समीकरणों के चर की अधिकतम घात एक होती है, उन्हें कहा जाता है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आपके यहाँ पे दो चर हैं, इसलिए दो चर वाला बोला है। और साथ में यहाँ पे कहानी क्या है? दोनों चरों की अधिकतम घातें एक एक हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। ये ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये ऐसे समीकरण जिनका आलेख एक रेखा होती है, उन्हें कहा जाता है रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिनका आलेख एक रेखा होती है, जिनके आलेख क्या बनते हैं? एक रेखा बनते हैं, उन्हें कहा जाता है रैखिक समीकरण। अब हमारे पास जो है यहाँ पे दो समीकरण हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास दो हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब दो समीकरण एक साथ सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, रीजन ये है, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि देखिए, आपको अगर समीकरण कोई दिया जाता है, जैसे x + 30 = मान लीजिए 45 होता, और आपसे कहा जाए इस समीकरण को हल कीजिए, तो आप क्या करते हैं? यहाँ से x, भाई आपके इस समीकरण में कितने चर आए हैं? एक चर आया है। जब समीकरण में आपका एक चर होता है, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 45 - 30, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? ये 15। ठीक है, समीकरण में एक चर है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। बट अगर हमारे समीकरण में दो चर आ जाएं, x + y = 30, तो यहाँ से दो चर होने की वजह से, ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ? x का मान 30 - y, या y का मान निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ? 30 - x। यानी कि x का मान निकालूंगा तो y के पदों में आएगा, y का मान निकालूंगा तो x के पदों में आएगा। जिस प्रकार से x की वैल्यू यहाँ पे एक संख्या आ गई है 15, उस प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, यानी कि समीकरण में दो चर होने की वजह से आप समीकरण को हल नहीं कर पा रहे हैं। जब एक चर था तो हमने आसानी से उसको ईजिली सोल्व कर लिया था, बट अगर दो चर आएंगे, अगर दोनों के दोनों चर एक समीकरण से, मतलब एक समीकरण आपका दो चरों से बना है और आपके पास केवल एक ही समीकरण है, तो उसे आप लोग हल करेंगे तो x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। करोगे तो एक दूसरे के पदों में ज्ञात करोगे, जैसे x का मान y के पदों में, y का मान x के पदों में। समझ पा रहे मेरी बात? ये इसलिए इसके सपोर्ट के लिए एक समीकरण अगर मैं आपको और दे दूं, जैसे मान लीजिए 3x - 7y = 15। ठीक है, ऐसे मैंने रैंडमली मान लिया है, हो सकता है इसके हल निकले या ना निकले, वो बात अलग चीज़ है, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या है? दो चर वाली हमारी एक समीकरण ये थी, हमने दो चर की एक समीकरण और मान ली, ये वाली। अब मैं इन दोनों को सोल्व करके यहाँ से x और y के मान निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके एक नया समीकरण ऐसा बनाया जाएगा जिसमें केवल एक चर आएगा। समझ पा रहे हैं? इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करके, इनका यूज करके एक न्यू समीकरण हम बनाएंगे, जिस समीकरण में केवल एक चर होगा, या तो पूरे समीकरण में x होगा या पूरे समीकरण में y होगा। और जब एक समीकरण में केवल एक ही चर होता है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
बट अगर एक समीकरण है उसमें दो चर हैं या दो से ज़्यादा हैं तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? इसलिए दो चर वाली समीकरण तभी सॉल्व हो सकती हैं जब आपके पास दो समीकरण मौजूद हो, तभी उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास दो चर वाला एक ही समीकरण है तो वहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हम जो विधि इस्तेमाल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की हमारे पास बीजगणितीय विधि होती हैं, जिसमें हमारा एक प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि है। एक हमारा पहले बीजगणन विधि हुआ करता था बट वो आप सिलेबस में नहीं है। अब आपके पास दो ही विधि हैं, एक आपको प्रतिस्थापन पढ़ना है जो कि हम चल ही रहा है हमारा ये प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा होता है हमारा विलोपन विधि। ठीक है, और तीसरा हुआ करता था बीजगणन विधि, जो इस बार जो न्यू सिलेबस आया हमारे 2024 के हिसाब से, 2024 के लिए जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग आपका बीजगणन विधि नहीं है, प्रतिस्थापन है और विलोपन है। ये हमारी क्या होती हैं? बीजगणितीय विधि होती है। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं पीछे का लास्ट क्लास का, जिससे आप इसमें आसानी से चल सकें। ये और एक आपका बीजगणितीय विधि होता है, एक दूसरा होता है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि बोलते हैं या फिर इसे ग्राफीय विधि कहते हैं। ठीक है, इनसे सोल्व करना होता था बट ये सिलेबस में नहीं है। 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम आएगा 2024 का, उसके अकॉर्डिंग हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका हटा दिया गया है, और आपका बीजगणितीय विधि में बीजगणन को हटा दिया गया है। हमें केवल यहाँ पे दो विधि पढ़नी है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जहाँ से एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4 नंबर का सवाल हर साल यहाँ से आता है। चलिए, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी दो समीकरण दी गई हैं। जब हम प्रतिस्थापन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से किसी एक को समीकरण नंबर 1 दे देंगे, किसी एक को समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। भाई किसी एक समीकरण से x का मान निकालो तो y के पदों में आएगा, या फिर y का मान निकालोगे तो x के पदों में आएगा। ध्यान सुने, आप दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में से x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो एक में से निकाल लें, आप चाहें तो दो में से निकाल लें। किसी भी समीकरण से आप x या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो x की निकाल लो या फिर y की निकाल लो। तो जैसे यहाँ पे मैं समीकरण 1 का इस्तेमाल करूँगा, समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी? x बराबर ये 7y जो है माइनस का है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 42 प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण 1 से जो x की वैल्यू आ रही है वो 7y माइनस 42 है, 7y माइनस 42। ये जो वैल्यू आई है हमने समीकरण 1 से निकाली है। वैल्यू अगर समीकरण 1 से निकालोगे तो 2 में लगाओगे, और समीकरण 2 से अगर निकालोगे तो 1 में लगाओगे। शुरुआत में आप किसी भी समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो 1 से निकालें चाहे तो 2 से निकालें। अगर आपने x या y की वैल्यू समीकरण 1 से निकाली है तो 2 में लगाएंगे, और 2 से निकाली है तो 1 में लगाएंगे। अगर आपने 1 से निकाली है और वापस 1 में रख दिया तो आपके x y 0 हो जाएंगे, वहाँ से आप किसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। खैर, अब हमने ये आपका जो x की वैल्यू फाइंड आउट करी है हमने वो समीकरण 1 से करी है, और इसका जो वैल्यू है मैं कहाँ पर रखूँगा? समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 2 में इसको प्रतिस्थापित कर दूंगा। x को इस वैल्यू से क्या कर दूंगा? इसको प्रतिस्थापित कर दूंगा। प्रतिस्थापित मतलब x को वहाँ से हटा दूंगा, मतलब x को इस वाली वैल्यू से हटा दूंगा। ठीक है, प्रतिस्थापित कर दूंगा। और जिस विधि में हम किसी चर को किसी और से प्रतिस्थापित कर दें उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। खैर, तो क्या करेंगे, इसे हम लोग समीकरण 2 में लगा देंगे। समीकरण 2 में रखने पर
या बोल लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात होगी। चलिए लगाइए, समीकरण 2 में जाइए, जहाँ पे x है उस x के स्थान पर ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि x बराबर दिस है ना, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू x के बराबर है तो मैं x के स्थान पे इस वैल्यू को रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यू बराबर है। अगर ये वैल्यू x के बराबर ना होती ये वाली वैल्यू तो मैं इसके स्थान पे नहीं रख सकता, और x के बराबर नहीं है और मैंने रख दिया होता तो समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा। खैर, संतुष्ट मतलब दोनों साइड बराबर नहीं आएंगी, ठीक है। बराबर हैं तभी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बराबर नहीं होती तो यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट नहीं कर सकता मैं। समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए, तो x के प्लेस पे कितना आने वाला है हमारा 7y माइनस 42। x को हमने प्रतिस्थापित कर दिया इस वाली वैल्यू से। अब जो वैल्यू हमारी बाकी हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, आपने किसी एक समीकरण से x का मान y के पदों में निकाला और उसे दूसरी समीकरण में आपने लगा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, आपका जो समीकरण था एक नया समीकरण आपको प्राप्त हुआ, जिस समीकरण में केवल एक ही चर है, जो कि इस समीकरण के हिसाब से क्या है, y है। या तो y आएगा या फिर x आएगा। पूरे समीकरण में केवल एक चर है, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। और ऐसा कैसे संभव हुआ, जब आपने किसी एक चर को किसी दूसरे चर से क्या कर दिया, उसको प्रतिस्थापित कर दिया। सही है, तो इस विधि हमारी क्या है, प्रतिस्थापन विधि। जिस विधि में हम चरों को किसी दूसरे चर से प्रतिस्थापित करेंगे उन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। खैर चलिए, चर से प्रतिस्थापित करें, चर को चर से करें या चर को किसी संख्या से करें, एक ही बात होगी। चलिए, तो खैर अब आपसे अब क्या करना, सोल्व करना है इसको। 7y प्लस का है, 3y माइनस का है, तो 7 में 3 जाएगा, 4y बचेगा। आप जानते होंगे प्लस माइनस घटता है। और ये 42 माइनस का है और 6 भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस पे संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का आता है। 42 और 6 48 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को रोक लेंगे एक तरफ, बाकी सब ले जाएंगे दूसरी साइड। तो 4y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 48, माइनस का उधर जाके प्लस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसके चिन्ह में चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। खैर, अब ये 4 क्या आपके y के गुणा में है, सामने वाले के बटे में। अगर गुणा में है तो बटे में जाएगा सामने वाले के, और बटे में है तो सामने वाले के गुणा में जाएगा। 4 से भाग कर दो इसको, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 × 4 4 दूनी 8, तो y की वैल्यू आई हमारी 12। ठीक है, एक चर का मान आ गया। अब ये जो y की वैल्यू हमारे हाथ लगी है, इसे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो या समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। दोनों समीकरणों से x की जो वैल्यू आएंगी सेम आएंगी। अब आपकी इच्छा है, आप समीकरण 1 में वैल्यू पुट करें ये वाले, या फिर समीकरण 2 में करें, दोनों से आंसर हमारे सेम आते हैं। अब आप क्या सोचेंगे, आपको उस समीकरण में रखना है जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो। आसान से समीकरण में रखोगे तो कैलकुलेशन से बचे रहोगे ना, तो इस हिसाब से आप सोच भी सकते हैं। तो इसमें मैं y की वैल्यू कुछ समीकरण 2 में लगाया तो हल्की लग रही है ऊपर वाली से, यहाँ संख्या थोड़ी बड़ी बड़ी है, यहाँ थोड़ी छोटी संख्या है, तो 2 में लगा लेते हैं। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में लगाएंगे, समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। चलिए, तो समीकरण 2 में जहाँ y है वहाँ पे y के प्लेस पे कितना पुट करना है, 12। तो x ऐसे रहेगा -3 गुणा, क्योंकि y जो है 3 के गुणा पे है ना, तो y का मान भी 3 के गुणा पे ही आएगा, 3 गुणा 12। आगे कितना है, -6 बराबर 0। सोल्व कर लो इसको, 12 3 36, -6 बराबर 0, 36 6, दोनों माइनस क्या जुड़ जाएंगे, -42, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 42। ठीक है, चलिए सही है, 36। ठीक है, x के लिए कितनी आ गई, 42। तो लास्ट में क्या लेंगे आप लोग, अतः समीकरणों के हल, ये हल कहलाएंगे। ठीक, जो भी आए आपकी जो वैल्यू आई है x और y की, हल कहलाएंगे इसके। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 42 और y की वैल्यू कितनी है 12। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
चली गई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस वाले समीकरण में क्या है, आपका जो समीकरण दी गई हैं, समीकरणों के पद जो हैं इस बार क्या है, आपके भिन्न संख्याएं हैं। इन समीकरणों के जो पद हैं दोनों के क्या हैं, भिन्न संख्याएं हैं। ठीक है। और अभी तक हमने जो प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन किए हैं वो आपके उनमें आपके पद भिन्न में नहीं हुआ करते थे, सिंपल हुआ करते थे। इस बार क्या है, आपके भिन्न में आए हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों के जो हर हैं उन्हें हम गायब करेंगे। ठीक है। हर वाली संख्याओं को हटाएंगे, सिंपल समीकरण बनाएंगे जिनको हमें सोल्व करना इजी हो। कर तो ऐसा भी सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर इसको हर को गायब करके कर लोगे, समीकरण इजी करके कर लोगे तो आसान रहेगा और भी। चलिए गाइस वही करेंगे। तो देखिए पहले हम इस वाले को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। जब भी भिन्नों को जोड़ना या फिर घटाना होता है तो हर वाली संख्या को क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। ठीक है। बस वही काम कर लीजिए इस वाले समीकरण में। तो क्या करेंगे, 2 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। फिर क्या करते हैं, इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे, यानी कि भाग करेंगे, 2 तिया 6, 3 बार जा रही है, 3 की गुणा ऊपर, 3 तिया 9x। प्लस का है तो प्लस का आएगा, आगे माइनस है तो माइनस का आएगा। ठीक है। अब इस 3 से भाग करेंगे एलसीएम के ऊपर, 3 दूनी 6, 2 बार जा रही है, 2 की गुणा ऊपर, 2 पंजे 10 बाई। आई होप आपको भिन्न सॉल्व करना आता होगा, फिर भी बता रहे हैं। ठीक है ना। इज इक्वल टू -2। अब देखिए 6 जो है पूरे के बटे में है, सामने वाले के गुणा में जाएगा। भाग वाली संख्या बराबर में गुणा में जाती है, तो 6 दूनी 12, माइनस का 12। देखो सिंपल समीकरण बन गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो डाइट भी कर सकते थे वहाँ से, ज़रूरी नहीं है इसको भिन्न को हटाना, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है। अगला समीकरण ये वाला है। इस बार यहाँ भी एलसीएम आपका 6 ही बनेगा। 3 दूनी 6, 2 बार, 2 की गुणा ऊपर, 2x प्लस 2 तिया 6, 3 बार, 3 की गुणा ऊपर, 3y। ठीक है। थोड़ा मैं तेज करा रहा हूँ ये मान के कि आपको भिन्नों का जोड़ना घटाना आता है। चलिए 13/6। और ये भी आपको आता होगा कि अंश से गुणा में अगर संख्या होती है ऊपर नीचे तो अंश से अंश कट जाता है, हर से हर कट जाता है, 6 से 6 कैंसिल। तो कितना बचेगा हमारा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है। इस प्रकार से ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। समीकरण इजी हो गया। अब लगा दीजिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से इसमें क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी एक से x या y की वैल्यू निकालनी होती है, या तो x के निकालो या फिर y के निकालो। चलिए निकालते हैं जिससे आपको आसान लगे। हम समीकरण 2 से निकाल रहे हैं, समीकरण 2 से। चलो x निकाल लेते हैं। तो 3y को जाना होगा इधर, तो यहाँ से लिखेंगे। देखो मैं इसको पहले यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है। 2x बराबर 3y इधर जाएगा, तो 13 माइनस 3y, क्योंकि वैल्यू x की निकाल रहे हैं तो x ही रहेगा एक साइड में, बाकी सब एक तरफ। ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा। 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, यानी भाग में 2 आ जाएगा इसके। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं x की जो वैल्यू है वो कितनी मिली हमें, 13 माइनस 3y भाग में इसके 2। ठीक है। चलिए अब इसे किसी एक समीकरण में लगा दीजिए। 1 से क्या, आपने 2 से निकाली है ना, तो 1 में लगाओगे। 1 से निकालोगे तो 2 में लगाओगे। 2 से निकालिए वैल्यू x की तो समीकरण 1 में लगाओगे। तो सीधे लिखेंगे समीकरण 2 से x बराबर दिस। समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर लगाइए यहाँ पे 9 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है। ब्रैकेट लगा सकते हैं इच्छा है तो आपकी। इसके आगे -10y इज इक्वल टू -12। तो हमने कुछ नहीं करा है, समीकरण 1 में जहाँ पे x है उस x के स्थान पे x की वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं करा है। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। 9 की इसमें क्या करेगा, ये 9 मल्टीप्लाई करेगा अंदर,
तो 13×9 माइनस 9×27 और इसके पूरे के भाग में कितना आएगा 2। पूरे के भाग में आएगा 2 तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद माइनस का 10y = -12। क्योंकि देखो अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि जिससे हमारा y वाला पद एक तरफ हो जाए, अलग हो जाए मतलब, और अचर पद अलग हो जाए, जिससे मैं इस वाले y को इस वाले y के साथ क्या कर सकूं, जोड़ या घटा सकूं। इसलिए मैंने उसको अलग कर लिया। आप चाहें तो कर सकते हैं 16, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पहले इनको अलग कर दिया है क्योंकि बाद में भी करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी जो बनवा लीजिए, इन दोनों को सोल्व करना है, दोनों भिन्न है, ये वाला पद भी भिन्न है और ये वाला पद भी भिन्न है। जब हमें भिन्न को सोल्व करना होता है, उनका जोड़ना या घटाना होता है, तो बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 1 से भी कट जाए। तो 2 से और 1 से कटने वाली संख्या है वो 2 का और 1 का क्या होगी, इनका एलसीएम कहलाएगी। तो सिंपल सी कहानी है, 2 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा, सही है। इस 2 से इस 2 पे भाग करेंगे, 1 बार जाएगी, 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, -27 माइनस का, ठीक है ना। उसके बाद 1 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगी, 2 की गुणा ऊपर, -10 दूनी 20 ठीक है, बराबर कितना है आपका। चलो एक काम कर लेते हैं, आपके थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ इस चीज़ को। हाँ, -27y / 2 -10y / 1 = -12, सही है। मतलब y वाले एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ। तो इसको जाना होगा इधर, तो ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, 117/2, सही है। अब इसकी जब ये वाली भिन्न है तो इसे भी भिन्न बना लो, मान लेंगे नीचे, ठीक है गाइस। चलिए आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन आपको आती ही होंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको तो हमने सोल्व कर लिया है। यहाँ से ये 1 और 2 का एलसीएम फिर से 2 आएगा, 1 से भाग करेंगे 2 पे 2 बार जाएगी, 2 की गुणा ऊपर, -24, फिर माइनस लगा है, 2 से भाग करोगे 1 बार, 1 की गुणा ऊपर, 117, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखिए दोनों ही माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, -47y = ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 7 4 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 1 141 माइनस का, ठीक है। हाँ 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 सही है। माइनस से माइनस कैंसिल, 47 बाई के गुणा में है, सामने वाले के बटे में जाएगा, 47, ठीक है। अब 47 से भाग करो तो कितनी बार कटेगा ये, हाँ जी, 4 3 और 120, 7 21, 20 21 41, 3 बार कटेगा। 47 से भाग करोगे इसे कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। भाग कर लेना, समझ में जाएगा। खैर कितना आ रहा है यहाँ से, 3। तो y की वैल्यू हाथ आई हमारे 3। थोड़ा इस बार जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा लेंथी हो गया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, काम वही है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई है हमारी, ठीक है। अभी जब y की वैल्यू आई है उसे चाहे तो समीकरण 1 में लगा दो या फिर समीकरण 2 में लगा दो, जहाँ से आपको आसान लगे। तो मैं 2 में ही लगा रहा हूँ, y = 3 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, करिए, 2x ऐसे रहेगा, प्लस 3y की वैल्यू 3 = 13, 2x 3 या 9, प्लस का इधर हो जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x का मान निकाल लें तो x वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। चलिए 2x = 4 बचेगा, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 2। बस लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः समीकरणों के हल क्या हाथ लगे हमारे,
x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे आंसर ये रहे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इसमें चेंज क्वेश्चन है हमारा ये। इस बार आपके संख्याओं में दशमलव आया है, पॉइंट आ गया है, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसके जो दशमलव है इनको हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव पे हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए हम दशमलव को पहले यहाँ से समीकरणों में से हटा देंगे। ठीक है, अब देखो दशमलव आप लोगों को हटाना तो होगा, जैसे मैंने आपसे लिखा 64.136। ठीक है, तो हम जब दशमलव हटाना होता है तो हम क्या देखते हैं, राइट हैंड से दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। तो कितने अंक के बाद लगा है, 1 2 3, 3 अंक के बाद लगा है। तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और इसके भाग में 3 0 बढ़ा देंगे और दशमलव हट जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 37.9643, इस बार राइट हैंड से दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 4 अंक के बाद। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे और नीचे 4 0 बढ़ा देंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि जब इससे भाग के जाएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दशमलव हटा सकते हैं। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हम लोग पहले समीकरण पहला वाला देखेंगे। वहाँ पे दशमलव राइट हैंड से 1 अंक के बाद है, तो दशमलव हटाओ और 1 0 नीचे बढ़ा दो। सही है, वैसे ऊपर आपका 0 2 बचेगा, 0 2, तो 0 2 का मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो 0 हटा देंगे, उसका क्या प्लस यहाँ से, चलो ऐसा लिख लो इसको सही से, 2x/10 प्लस यहाँ भी 1 अंक के बाद है तो ऊपर बचेगा 3y/10। यहाँ भी राइट हैंड से कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद, तो 13/10। सही है। चलिए, अब इन दोनों भिन्नों को सोल्व करना है तो एलसीएम लेना होगा। 10 एलसीएम, 10 से भाग करो एक बार, 1 की गुणा ऊपर 2x, प्लस 10 से भाग करो एक बार, 1 की गुणा ऊपर 3y बराबर 13/10। इस 10 से ये 10 कैंसिल, कितना बचा, 2x प्लस 3y = 13। समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो आप देख रहे हैं यहाँ भी 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद है, तो सबके बटे में 10 10 आना था, वो एलसीएम लेके हमारा कट गया। ठीक है, तो ये बचा, और ये समीकरण क्या देख रहे हैं आप लोग, केवल दशमलव हटा दो, समीकरण सेम आ गया। समझ रहे हैं, ऐसे ही हम समीकरण 2 को डाइट कर सकते हैं। यहाँ भी दशमलव 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद है, तो बटे 10 बराबर बटे 10 आएगा, एलसीएम लोगे 10 से 10 कट जाएगा, तो सिंपल यही तो बचेगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 2 हम डाइट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर आप देख रहे हैं मतलब जो दशमलव है सभी पदों में समान अंक के बाद लगा है, तो दशमलव भी हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता यहाँ पे 1 अंक के बाद लगा होता, यहाँ पे 2 के बाद होता, हो सकता है यहाँ पे 3 के बाद होता, तो उसमें बात चेंज हो जाती है ना, तब तो हमें ये हटाना ही पड़ता, सोल्व ही करते मतलब उसको। अब यहाँ पे समान अंकों के बाद लगा है, या तो 1 अंक के बाद लगाओ सभी पदों में, या फिर 2 2 के बाद लगाओ, या 3 3 के बाद लगाओ, तो हम डायरेक्ट हटा देते हैं, क्योंकि वो चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि सेम एलसीएम में लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा खुद ही। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। चलिए लगाइए बिलो पर विधि। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, जो आपका अच्छा लगे, हम समीकरण 1 से कर रहे हैं। समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी, x बराबर 13 - 3y, 2 गुणा में सामने वाले के बटे में। ठीक है, जैसे अभी किया था हमने, मैं यहाँ x को एक बार और बता सकता हूँ, 2x प्लस 3y = 13। x की वैल्यू निकालनी है तो x वाला पद एक तरफ और इन भाई साहब को जाना होगा इधर, तो 13 - 3y। अब 2 गुणा में है सामने वाले के बटे में,
बराबर में जितनी भी संख्या लिखी होंगी सभी के बटे में आएगा 2। तो इस प्रकार से x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अभी जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो समीकरण 1 से निकाली है। अब इसे हम समीकरण 2 में लगा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर लगाइए 4x ठीक है 4x, x की वैल्यू कितनी है ये 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट लगा सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है आपका 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो यहाँ पे 2 बटे में है और 4 ऊपर गुणा में है पूरे के ना, तो इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये 2 ऊपर है, ये इसमें गुणा कर जाएगा, 2 की 13 से 26, 2 की 3 से 6, 2 तिया 6y, फिर आगे दिया है प्लस 5y इज इक्वल टू 23। चलिए माइनस 6y प्लस 5y, माइनस का y बचेगा और 26 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू -3 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस संख्या घटेगी, 26 में 23 गया, 3 बचेगा और ये संख्या बड़ी है तो घटाने पे चिन्ह बड़ी संख्या का आता है माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। इस प्रकार से y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी 3 मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए अभी जब y की वैल्यू हमारे पास आई है, इस y की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में लगाएं चाहे समीकरण 2 में लगाएं, x की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी दोनों ही समीकरण से। तो आप किसी में लगा सकते हैं, फ्री हैं। तो हम समीकरण 1 में लगा रहे हैं, तो यहाँ से आ जाइए y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर। ठीक है, तो लगाइए यहाँ पे 4x प्लस 5y और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी आई 3 लगा दीजिए इज इक्वल टू 23। 4x इज इक्वल टू 23, 5 तिया 15 तो जाकर माइनस कर जाएगा। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू कितना आएगा ये 8 बचेगा। ठीक है, 4 दूनी 8, x की वैल्यू 2। चलिए तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः समीकरणों के हल कितने आ रहे हैं हमारे, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारे आंसर है। चलिए गई, आई होप आपको ये आज हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं यहाँ पे। ठीक है, और बातें और भी बताई हैं, उसके साथ साथ हमने थोड़ा टाइम लिया है, टाइम लेकर क्वेश्चन किया है जिससे वीक से वीक स्टूडेंट इनको समझ पाए। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने इसमें थोड़ा एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो अगर हमारा क्लास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हमारे यहाँ से हो सके। ठीक है, चलिए गाइस, सभी को जय हिंद, जय भारत।